हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो बेसिकली तीन प्रॉपर्टी होती है। पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग एन ई से शो करते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पहला स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हमें मालूम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कि जो पूरी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट होती है, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस ना हो तो। या फिर अगर हम लोग कोई आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करें तो वो आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कुछ भी इवेंट हो रहा हो तो वो इवेंट में जितनी भी जो एनर्जीज होती है वो कंजर्व होती है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट की जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, जिसके वजह से जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट होगी। अगर एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस ना हो तो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम है और वो आइसोलेटेड सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी ऑब्जेक्ट की, उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, जिसके वजह से जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट होगी। सेम लॉजिक को यूज़ करते हुए हम लोग पहली प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए इसका जो डेफिनेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो हमेशा कंजर्व होते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक बॉक्स। ये जो बॉक्स है वो है आइसोलेटेड सिस्टम, हम लोग मानते हुए चल सकते हैं बॉक्स को। और ये बॉक्स में या फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम में दो चार्जेस रिसाइड कर रहे हैं, Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है +3 कूलम और जो Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है +5 कूलम। तो अगर जो भी इवेंट हो गए वो ये दो चार्जेस के बीच में होगी, क्योंकि जो चार्ज है उसको हमने आइसोलेटेड सिस्टम में रखा है और ये आइसोलेटेड सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो कुछ भी जो इवेंट हो गए वो ये दो चार्जेस के बीच में हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी जो नेट चार्ज है वो है 8 कूलम, क्योंकि Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 कूलम, Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3 कूलम, जिसके वजह से जो नेट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर जो नेट चार्ज होगा वो होगा 8 कूलम का। थोड़े टाइम के बाद हमने ये देखा कि जो Q2 चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड है 5 कूलम से 4 कूलम हो जाता है। मतलब ये जो Q2 चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज को लूज़ कर देता है। तो Q2 चार्ज अगर 1 कूलम चार्ज को अगर लूज़ कर देगा तो जो Q1 चार्ज होगा वो 1 कूलम चार्ज को गेन कर लेगा, जिसके वजह से जो Q1 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 4 कूलम हो जाएगा और जो Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 4 कूलम रहेगा, क्योंकि जो Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 कूलम से 4 कूलम हो गया और वो जो 1 कूलम का जो चार्ज था वो ये Q1 चार्ज को मिल जाएगा। तो अभी भी अगर हम लोग देखें, जो नेट चार्ज है वो है कंजर्व। जो नेट चार्ज है वो अभी भी 8 कूलम का है। थोड़े टाइम के बाद हमने ये देखा कि जो Q2 चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज फिर से लूज़ कर देता है। तो जब ये Q2 चार्ज 1 कूलम चार्ज लूज़ करेगा तो जो Q1 चार्ज होगा वो 1 कूलम चार्ज को गेन कर लेगा, जिसके वजह से जो Q1 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 कूलम हो जाएगा और जो Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 कूलम हो जाएगा। तो अभी भी अगर हम लोग देखें, जो नेट चार्ज है वो 8 कूलम है। इसका मतलब अगर आइसोलेटेड सिस्टम में अगर चार्ज अगर रिसाइड कर रहे हो तो कोई चार्ज अपना मैग्नीट्यूड अगर जितना लूज़ करेगा तो दूसरा जो चार्ज होगा वो अपने मैग्नीट्यूड को उतना ही गेन कर लेगा, जिसके वजह से जो नेट चार्ज होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम में वो कंजर्व होगा। अब तक के हमने ऐसा नहीं डिस्कस किया है कि जो Q2 चार्ज है वो 4 कूलम का चार्ज है और ये 4 कूलम से 3 कूलम को हो जाता है और अब 1 कूलम का चार्ज को लूज़ कर देता है। और ये जो Q1 चार्ज है वो एज इट इज़ है, ये 3 कूलम का ही रहता है, इसको 1 कूलम चार्ज नहीं मिलता है। अब तक के हमने डिस्कस नहीं किया। अब तक के हमने क्या डिस्कस किया कि Q2 चार्ज जितना अपना मैग्नीट्यूड लूज़ कर रहा है, Q1 चार्ज अपने मैग्नीट्यूड को उतना ही गेन कर रहा है, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज है वो है कांस्टेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नेट चार्ज जो है वो है कंजर्व। सिमिलरली अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, कोई चार्जेस का सिस्टम हो, तो अगर वो चार्जेस के सिस्टम में अगर +2 कूलम का चार्ज अगर क्रिएट हो रहा हो तो साइमल्टेनियसली -2 कूलम का चार्ज भी क्रिएट होगा। सिमिलरली अगर 2 कूलम का चार्ज अगर डिस्ट्रॉय हो रहा हो तो -2 कूलम का चार्ज भी डिस्ट्रॉय होगा। मतलब अगर +2 कूलम का चार्ज अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर एलिमिनेट हो जाएगा तो -2 कूलम का चार्ज भी एट द सेम टाइम एलिमिनेट हो जाएगा, जिसके वजह से जो चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व होगा। जैसे कि मैंने बोला, अगर +2 कूलम का चार्ज अगर फॉर्म हो रहा है तो -2 कूलम का चार्ज भी साथ में फॉर्म होगा, और अगर +2 कूलम का चार्ज एलिमिनेट हो रहा है तो -2 कूलम का चार्ज भी एलिमिनेट होगा या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय होगा, जिसके वजह से जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा कंजर्व होते हैं। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो इसको ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए
हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है बॉडी, और ये जो बॉडी है वो है न्यूट्रल बॉडी, मतलब ये बॉडी में हमने कोई चार्ज नहीं दिया है। इनिशियली ये जो बॉडी है वो है न्यूट्रल, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो बॉडी है इसको हम लोग कर देते हैं चार्ज अप। तो चार्ज अप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग प्रोटॉन दे देंगे या तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अगर प्रोटॉन दे देते और प्रोटॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से, तो जो बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन दे देते और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो जो बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। तो हम लोग वही करेंगे, ये जो बॉडी है वो अभी न्यूट्रल है, अभी इसको हम लोग दे देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉडी है इसको हमने दे दिया 6 इलेक्ट्रॉन माइनस सी, मतलब ये बॉडी को हमने दे दिया 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो नेट चार्ज होगा ये बॉडी पर वो होगा -6 इलेक्ट्रॉन, और ये जो बॉडी होगी वो होगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अभी हम लोग क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। तो जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो ये बॉडी को मिल जाएगा एक प्रोटॉन, जिसके वजह से जो बॉडी होगी इसमें रिसाइड करेगा एक प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। मगर अभी भी देखिए जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और प्रोटॉन की डेंसिटी कम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। तो ये बॉडी को मिल जाएगा 2 प्रोटॉन, और ये बॉडी में रिसाइड करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी ये जो बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जो बॉडी होगी इसको मिल जाएंगे 3 प्रोटॉन, और ये बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन भी रिसाइड करेंगे। मगर ये जो बॉडी होगी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगी, ये जो बॉडी होगी ये अभी भी चार्ज रहेगी, क्योंकि इसमें अभी भी चार्जेस रिसाइड कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो बॉडी में से एक और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो जब हम लोग एक और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये बॉडी में बचेंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बॉडी को मिल जाएंगे 4 प्रोटॉन। अभी अगर हम लोग देखें जो बॉडी होगी वो होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है या फिर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द नेगेटिव चार्ज। तो जो बॉडी होगी वो हो जाएंगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ऐसा करते करते हम लोग ये जो बॉडी होगी, ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग समझ रहे हैं ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितने भी जो इलेक्ट्रॉन दिए थे उसको निकाल देंगे, जिसकी वजह से जो बॉडी बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो जो बॉडी है पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी, क्योंकि जितने हमने ये बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए थे वो हमने निकाल दिए, जिसकी वजह से बॉडी पे रिसाइड करेंगे प्रोटॉन। और ये जो बॉडी है ये अभी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, पहला हमने ये बॉडी में से निकाला एक इलेक्ट्रॉन -1e, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकाला -2e, फिर उसके बाद -3e, ऐसा करते करते 4 इलेक्ट्रॉन -6e। अब तक के हमने ऐसा डिस्कस नहीं किया है कि हमने -1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ये बॉडी में से, फिर उसके बाद हमने निकाल दिया यहाँ पर -2.5 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद -3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, -4.7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जिसकी वजह से बॉडी को मिल गया +4.7 इलेक्ट्रॉन। अब तक के हमने ऐसा डिस्कस नहीं किया है। अब तक के हमने डिस्कस किया कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, ऐसा करते करते 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कंसीडर करें ओरिजिन, और ओरिजिन के अगर राइट हैंड साइड पर अगर हम लोग इंटीजर्स कंसीडर करें, जैसे कि 1, 2, 3, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीजर्स कंसीडर करें, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो इंटीजर्स हो गए वो हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, और जो राइट हैंड साइड पर जो इंटीजर्स हो गए वो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो हमें ये बोलता है कि जितने भी जो चार्जेस होते हैं वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीजर्स के मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं, और यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसको हम लोग एन ई से शो करते हैं। जो एन है वो इंडिकेट करते हैं इंटीजर्स, और जो इंटीजर्स है वो है 1, 2, या फिर -1, -2, -3, और ये जो ई है वो है एलिमेंट्री चार्ज। तो ये जो मैं आपको जो शो किया हूँ वो आपको इंटीजर्स के बारे में बताने के लिए। तो अगर हम लोग ऐसा यहाँ पर ओरिजिन कंसीडर करते हैं तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स कंसीडर करते हैं। तो ये जो एन है वो इंडिकेट कर रहे हैं इंटीजर्स, और जो ई है वो इंडिकेट कर रहा है एलिमेंट्री चार्ज। तो जितने भी जो चार्जेस होते हैं वो इंटीजर्स, जितने भी जो चार्जेस होते हैं वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीजर्स के मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर ये जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑल चार्जेस आर ऑलवेज इन दी इंटीग्रल मल्टीपल या फिर इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, एंड दिस प्रॉपर्टी और नेचर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जितने भी जो चार्जेस होते हैं वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीजर्स के मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी लास्ट वाली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक बॉडी, ये बॉडी पे हमने पहला दिया 1 कूलम का चार्ज,
फिर उसके बाद 2 कूलम का चार्ज, फिर 3 कूलम का चार्ज, फिर उसके बाद 7 कूलम का चार्ज। तो जो नेट चार्ज होगा वो बराबर में होगा 7 + 2 + 3 + 1। तो जो नेट चार्ज होगा वो 13 कूलम के बराबर में होगा। तो अगर कोई बॉडी है तो बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर में होगा, और यही प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एल्जेब्रिक सम परफॉर्म किया है, जितने भी जो चार्जेस है उसका एल्जेब्रिक सम हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। तो जो नेट चार्ज होगा वो बराबर में होगा हर एक इंडिविजुअल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के। तो अभी हम लोग टेक्निकली डिस्कस करते हैं। ये हमने कंसिडर किया बॉडी, इसको हमने दिया Q1 चार्ज, फिर उसके बाद Q2 चार्ज, फिर Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Q5 चार्ज, ऐसा करते करते इसको हमने दिया Qn चार्ज। तो जो नेट चार्ज होगा बराबर में होगा Q1 + Q2 + Q3, ऐसा करते करते Qn। तो जो नेट चार्ज होगा या फिर कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो चार्ज बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा या फिर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट पर जो नेट चार्ज होगा वो हर एक चार्जेस के इंडिविजुअल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर में होगा। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो तीनों प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बोलता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा जो चार्ज होते हैं वो कंजर्व होते हैं। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बोलता है कि जितने भी जो चार्ज होते हैं वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीजर्स के मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं, या फिर इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं। लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, कोई भी चार्ज बॉडी पर जो कोई भी बॉडी है जो कि चार्ज है, तो जो नेट चार्ज होगा वो चार्ज बॉडी का वो इंडिविजुअल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर में होगा।